बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा सांवली रंगत की एक नो उम्र और नहायत पुरकशिश लड़की थी। बालों की लंबाई घुटनों से नीचे तक थी। जिस पर बोलती हुई वो सहर अंगेज बड़ी बड़ी आंखें जिन पर निगाह पड़ती है इंसान उसके सैर में जकड़ कर रह जाए। उसकी सांवली रंगत में गोला नमक पानी का सूंदापन उसे दूसरी लड़कियों से मुमताज बनाया करता था। उसकी आदत थी कि वो रोजाना शाम के वक्त नहाया करती और मगरिब के वक्त छत पर चली जाती। उसे अपने बाल खुले रखने का इस हद तक शौक था कि उसने कभी भी बाल नहीं बांधे थे। माँ बहुत कोशिश करती कि वो बाल बांधा करे, लेकिन वो हमेशा ही हंस कर लाड से टाल दिया करती। वक्त वैसे ही बहुत जल्दी गुजरता है, लेकिन हसीन लड़की हो तो फिर वक्त शायद ज्यादा तेजी से गुजरता है। सारे भी बहुत जल्द इस उम्र की हो गई। उसकी शादी की बातें होने लगी। फिर एक दिन उसकी शादी तय हो गई। जिससे सायरा की शादी तय हुई थी उस पे निकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और आखिर शादी का दिन आ ही गया। शादी की गहमा गेमी शुरू हो गई। शादी भी शुरू हो गई, लेकिन सायरा की शाम को छत पे जाने की रूटीन वही रही। मायों की रात उसे उपटन लगा दिया गया और सारा दिन उसे छत पर जाने का मौका ना मिल सका था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत में बहुत बेचैनी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं दूर से कोई धीरे धीरे से उसे पुकार रहा है। पुकारने वाली की आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी, जिसमें कुछ ऐसी तड़प थी कि सुन के उसकी तबीयत उदास हो बोझल होने लगी। फिर वो खुद ब खुद ही सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। घर चौंके मेहमानों से भरा पड़ा था, इसलिए किसी ने उसकी गैर हाजिरी महसूस न की। सर्दियों की ठठरती हुई सर्द तरीन रात थी। मेहमानों के लिए बिस्तर लगाने का वक्त आया तो उसकी छोटी बहनें छत पर मौजूद स्टोर से बिस्तर निकालने गई कि यकानक उनकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। सायरा छत पर बेहोश पड़ी थी। शादी में आए हुए सभी मेहमान परेशान हो गए और ज्यादा परेशान इससे बढ़ गई कि उसके हाथ पांव मुड़ गए थे। सायरा के माँ ने आयातुल कुर्सी का वर्त शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सायरा को होश आने लगा। अल्लाह के कलाम की बरकत से उसकी तबीयत संभलती चली गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद सो गई। घर में इस सूरत हाल पर शदीद खौफ का आलम था। सबके चेहरों पर बेपनाह तशवीश थी, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के चेकअप ने उसे मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। शादी के बाद रुखसत होकर वो एक दूसरे शहर आ गई, जहां उसका घर शहर से कुछ दूर एक गैर आबाद इलाके में था, जहां बहुत कम घर बने हुए थे और वो भी एक दूसरे से काफी फासले पे। ये 2 मंजिला घर देखने में बहुत पुराना था। इसकी तामीर में गुजरे वक्तों की अजमत के निशानात छुपे थे। निशानात भले ही मखदूश थे, लेकिन अजमत रफ्ता की गवाही दे रहे थे। इसका मरकज दाखिली दरवाजा इंसानी हाथ का महारत का मुंह बोलता सबूत था। दाखिली दरवाजे से मुतसल सीढ़ियां, उससे आगे वसी बैठक जहां से चंद कदम के फासले पे वसी दालान और इसके दूसरी तरफ रिहायशी कमरों की कतार। दूसरी मंजिल भी इस तरतीब से बनी थी। छत पर सबसे अलग थलग एक वॉशरूम था जो किसी की इस्तेमाल में न होने की वजह से अरसे दराज से बंद पड़ा था। उस जगह टोटल 4 घर थे और सामने एक खुला मैदान और कोई 600 कदम दूर एक कब्रिस्तान, जिसमें बामुश्किल 12-15 कब्रें होंगी। इस कब्रिस्तान से मुतसल एक 4 दीवारी भी थी। वो भी एक कब्रिस्तान था जो गैर मजहब ईसाइयों का था। इसके अलावा जो आबादी थी वो भी मुख्तसर थी, लेकिन यहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर थी। सारा का कमरा ऊपर वाली मंजिल पे था। घर की दाएं सिमत वाली दीवार के बाहर जो दरख्त था वो ऊपर आते हुए उसके कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने नजर आता था। दरख्त उससे भी बुलंद था जो खिड़की से ऊपर जाते हुए छत तक पहुंच जाता था। शादी से पहले सारा के साथ एक मसला था कि कभी कभार वो सोते में हड़बड़ा कर उठ बैठती और चीखें मारना शुरू कर दी थी। ये मसला शादी के बाद भी जारी रहा, लेकिन ससुराल वालों ने भी इस मसले को ज्यादा अहमियत न दी कि अक्सर लोग सोते में डर जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा यह मामला संजीदगी इख्तियार कर गया। जब उस तरह वो चीखें मारती हुई जागी तो उसका शौहर भी चीख मार कर बैठ गया। सभी घर वाले भागते हुए उनके कमरे में आ गए। सारा की तो समझ आ गई, लेकिन उसके शौहर ने क्यों चीख मारी इस बारे में सब फिक्रमंद थे। इसका शौहर कमर पे हाथ रखे बैठा था। वो कमर पे हाथ रखे बेड पे झुक कर बैठा था। उसके चेहरे पे तकलीफ के आसार नजर आ रहे थे। उसकी कमीज उठाकर जब कमर देखी गई तो उस पर बहुत बड़े साइज के उंगलियों के नीले रंग के निशानात थे। नीले रंग के इसलिए कि जब बहुत जोर से थप्पड़ मारा जाए तो उस जगह पे खून जम जाता है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस पर इसरार वाक़े से तमाम लोग सहम गए। सलीम बहुत फिक्रमंद था। सारा की जो हालत थी वो तो अलग बात थी, लेकिन जब उसकी कमर पे थप्पड़ का निशान पड़ा तो वो मुखमसे में पड़ गया। वो हकीकत पसंद इंसान थे।
उसके जहन में दो बातें थीं, एक ये कि वाकई किसी और मखलूक ने ऐसा किया है, और दूसरा ये कि सायरा ने सोते में नफसियाती दबाव की वजह से उसकी कमर पे थप्पड़ मार दिया। सलीम ने फैसला किया कि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, जिसके बाद उसे वापस दुबई चले जाना है, तो बेहतर रहेगा कि वो सायरा को लेकर हनीमून के लिए निकल जाए। उसने दो मकामात का फैसला किया, पहले लाहौर, फिर वहां से मरी से सीधा वापस लाहौर में अजीजों के यहाँ ठहरना था और मरी में होटल में कयाम करना था। उसको लाहौर में वो बहुत जगहों पे घूमे। सायरा को सबसे ज्यादा शाही किला और बछाई मस्जिद पसंद आए। उसे उन तारीखी अमारात में से तारीख झलकती नजर आ रही थी। उसकी तारीखी अमारात से दिलचस्पी को देखते हुए सलीम के रिश्तेदारों ने फैसला किया कि उनको दो और तारीखी मकामात भी दिखा दिए जाए, जिनमें एक शालीमार बाग और दूसरा मकबरा जहांगीर। सलीम के कज़न ने कहा कि पहले शालीमार बाग चलते हैं, फिर वहां से मकबरा जहांगीर चलेंगे और फिर वहां से वापसी पे रिंग रोड से सीधे घर चले जाएंगे, जो इनके लिए बेहतर रहेगा। वो शाही किला से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। दो मोरिया पुल से वो रेलवे पुल के नीचे से होते हुए पीछे बागबानपुर वाली रोड पे निकल आए। इस रोड पे चलते हुए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हुए वो शालीमार बाग पहुंच गए। वहां पे आधा घंटा रुकने के बाद वापसी उसी रास्ते से होते हुए वो मीनार पाकिस्तान के दाएं तरफ से गुजरते हुए ट्रैफिक के हजूम के साथ साथ रावी के पुल को पार करके शाहदरा के मकाम पर जा निकले। शाहदरा पहुंचने पे वो दाएं तरफ मुड़कर शाहदरा की आबादी की तरफ मुड़ गए। वहां से जीटी रोड सीधा रावलपिंडी की तरफ जा रहा था और बाएं तरफ मुड़े तो शेखपुर और फैसलाबाद की तरफ रोड जा रही थी। शाहदरा की तरफ रुख करने के बाद शायद 2 या 3 मिनट की ड्राइव के बाद वो मकबरा जहांगीर पहुंच गए। यह मकबरा लाहौर से बाहर होने की वजह से और दूसरा हमारे मजमूई मुआशरती रवैये की वजह से ऐसी है जैसे सोतेला नापसंदीदा बच्चा। जो लोग तारीख के बारे में ज्यादा नहीं जानते, वो लाहौर तारीखी अमारात घूम भी जाएं तो बहुत सौ को पता ही नहीं कि मकबरा जहांगीर लाहौर से बाहर शाहदरा के मकाम पे है। हालांकि कुछ साल पहले इस मकबरे की ताज़ीनो आराइश की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। जिस वक्त ये लोग पहुंचे तो इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वीरानी ज्यादा छाई हुई थी। यहाँ पहुंचने के बाद सारा की कैफियत अजीब सी हो रही थी, लेकिन उसने किसी पे जाहिर ना होने दिया। सलीम अपने कज़न के साथ नमाज अदा करने चला गया और वो दूसरी खातून के साथ वहीं पे ईंटों के बने तारीखी फर्श के एक कोने में बैठ गई। ये बेटी रही और दूसरी खातून इधर उधर टहलने लगी। ये अपने ध्यान में घुटने पर कोहनी टिकाए और हाथ पे थोड़ी रखी किसी गहरी सोच में गुम बैठी थी कि अचानक उसके सामने एक मलंग बच्चा आ खड़ा हुआ, जिसका हुलिया अजीब सा था। उसने जर्द रंग की धोती सी बांध रखी थी और ऊपर फटा पुराना सात चौगा, गले में मुख्तलिफ रंगों के ढेरों की मालाएं। वो बच्चा शायद 12 या 13 साल का होगा। वो इसके सामने खड़े होकर बजाय कुछ मांगने के अपनी लाल अंगारा आंखों से मुसलसल उसे घूरे जा रहा था। सायरा ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन वो घूम कर उस तरफ सीधा उसकी आंखों के सामने जा खड़ा हुआ। बहुत ही पुरस्कार सा अंदाज था उसका। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था, लेकिन एक तब्दीली ये आई कि उसने अपने मुंह से कुछ कहे सुने बगैर अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। सायरा ने चाहते हुए भी उसे कुछ न दिया और कहा कि माफ करो, लेकिन वो बार बार मना करने के बावजूद वहां से गया नहीं, बल्कि वहीं घास पे एक साइड पे बैठकर उसे गोदना शुरू कर दिया। सायरा को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन उस बच्चे की नजरों में कुछ ऐसा तासर था जिससे सायरा अंदर ही अंदर सिमटती जा रही थी। डरी सहमी सी वो नजरें झुकाए बैठी थी कि यकायक वो मलंग बच्चा अपनी जगह से उठा और एक लम्हे में ही आगे बढ़कर सायरा के पैरों को छू लिया। पैरों को छूती ही उसने खड़े होकर वजद की हालत में धमाल डालना शुरू कर दिया। धमाल एक मखसूस अंदाज का डांस है जिसे आम जबान में हाल खेलना कहते हैं, जिसमें नाचने वाला आप अपने में गुम होकर नीम बेहोशी की हालत में नाचता रहता है। वो बच्चा तो नाच रहा था, लेकिन उसके पैरों को छूने के बाद से सायरा को अपना वजूद भारी होता महसूस हुआ। सलीम और उसका कज़न भी आ गए, लेकिन सायरा का वजूद इतना भारी हो चुका था कि उससे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। वो खौफज़दा नजरों से उस बच्चे को नाचते हुए देखी जा रही थी। चारों तरफ से तेज हवा चलना शुरू हो गई। हवा के चलने से दरख्तों और करीबी दीवारों से सीटियों की आवाजें आ रही थी।
तेजी से नाचते हुए बच्चे के बाल वहशतनाक तरीके से हवा में उड़ रहे थे। सलीम ने सारा को कई दफा आवाज दी, लेकिन वो यकटक इस बच्चे को ही देखती जा रही थी। उसने जब देखा कि सारा की तवज्जो मुसलसल इस मलंग के बच्चे की तरफ है, तो उसने बच्चे को रोकने की कोशिश की। बहुत दफा रोकने के बावजूद जब उसने कोई तवज्जो ना की, तो सलीम ने आगे बढ़कर उसके गाल पे एक जोरदार तमाचा रसीद किया। तमाचा मारते ही वो बच्चा भागकर करीबी अमारे के पीछे गुम हो गया। उसका नाच रुकती ही हवा भी थम गई, फजा में सीटियों का शोर भी खत्म हो गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस कहानी को मजीद देखना चाहते हैं तो या तो मुझे फॉलो कर लें, इस तरह मैं जब भी पोस्ट करूंगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। शुक्रिया।